Universal set, a set which includes all the elements, all the elements in the question. Combine or add multiple add elements of multiple sets. For example, a set A is 1, 2, 3, and 4, and set B is 3, 4, 5, and 6. So A union B would be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. All the elements of A and all the elements of B combined in a single set without repetitions. तो ये आपका A यूनियन B बन गया। ठीक है। थर्ड नोटेशन है आपकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और कॉमन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ A एंड B अगेन। अगर हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है, व्हाट एवर इज कॉमन इन A एंड B, तो जो A और B में रिपीट हो रहा है विच इज 3 एंड 4। A में 3 आ रहा है, B में भी 3 आ रहा है, A में 4 आ रहा है, B में 4, तो ये कॉमन है 3, 4। Then the next notation is small n with the name of the set. This means number of elements, in set A. यानी कि आपने काउंट करने हैं एलिमेंट्स कितने हैं। तो इस चीज से एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो सेट ए में अगर सेट ए हमारा था 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। ये एन जब भी किसी भी सेट के साथ आएगा ना, तो आपका आंसर में हमेशा एक सिंगल नंबर आना है जो काउंट होती है कि एलिमेंट्स कितने आपने काउंट करके लिख देना है। चलिए, तो उसके बाद है जी एक और नोटेशन होती है जो कि सी होता है वो द डैश इन बिटवीन, ई से मिलता जुलता होता है। इसको कहते हैं बिलोंग्स, टू। ठीक है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, विच मीन्स के द एलिमेंट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है and that is 1, 2, 3, 4, and if I say that the number 4 belongs to the set A, then this statement would be true. ठीक है? And if I would say that the number 7 belongs to A, then this statement would be false. ठीक है? तो ये जो बीच में नोटेशन है, ये देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अगर 7A को बिलोंग नहीं कर रहा और हम इस स्टेटमेंट को ट्रू करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं। तो ये जो डैश आ जाता है साथ, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, चलो इसके बाद एक और नोटेशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सी होता है।
सही है, एंड दिस नोटेशन इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ सबसेट। सही है, सबसेट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, लेट सपोज कि एक मेन हेडिंग होती है, उसके अंदर क्या होती है, सब हेडिंग्स आ जाती है। ठीक है, या एक मेन डिवीजन होती है, उसके अंदर सब डिविजन्स आ जाती है। तो सब कहते हैं कि अगर एक एक बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से अलग कर दिए जाए तो उनके लिए सब का वर्ड इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही है? तो अगर हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 6 7 और 8। ठीक है, तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि ए is a proper subset of the universal set, which means that all the elements of A are taken from the universal set। सही ना? तो इसके बाद जो है वो हम, अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि B is a subset of the universal set, और B सेट जो है वो है हमारा 8 9 10 11, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? गलत है, ठीक है ना? तो एक बी में 8 9 और 10 तो आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, बट 11 इज डिफरेंट। तो एक नंबर भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं ना सबसेट की, अगर यूनिवर्सल सेट एक इतना बड़ा सर्कल है, सही है, जिसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं फ्रॉम 1 to 10, तो ये सेट ए का अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ तो ये ना इसके बाहर बनेगा ना इसके साथ कोलाइड करेगा, ये इसके अंदर बनेगा। सही है, इसके अंदर नंबर्स आएंगे कौन से, 6 7 8, और इसके अलावा सारे नंबर जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 9 एंड 10। सही है, तो सबसेट का जो डायग्राम होता है ना वो कुछ इस तरह होता है कि सबसेट, अगर ये जो सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट का अगर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह दिखेगा। ये बात समझ आ गई? ये इसी तरह अगर हम ये इंटरसेक्शन का डायग्राम बनाएंगे ना, दो सर्कल्स या दो सेट के साथ ए और बी का, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, इफ दिस इज सेट ए देन वी ड्रॉ सेट बी with an intersection in between, or the common portion in between will be representing the common parts which is 3 and 4। सही है, और बाकी जो है ना वो सेट बी में मेरा ख्याल है 5 आ रहा था और 6 आ रहा था, और सेट बी में 1 और 2। तो ये इंटरसेक्शन की डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा, इसको कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोटेशन। ठीक है, एक और इसमें बेसिक सी नोटेशन यूज होती है सेट में, और वो आपका जो है ना वो कुछ इस तरह दिखता है, जीरो एंड एन क्रॉस ऑन इट। इसको कहते हैं फाइ स्लैश, या दिस इज ऑल्सो यूज फॉर एम्प्टी सेट, ऑल्सो यूज फॉर नल सेट, ये सब सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश लिख देते हैं, ये सब सेम चीज है। यानी कि कोई चीज अगर कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता, सही है, तो दैट इज कॉल्ड फाइ, या नल सेट, या एम्प्टी सेट, या जीरो। ठीक है, तो अगर देखो इस एम्प्टी सेट का ना एक और नोटेशन होती है, वो ये होती है कि आपने दोनों कर्ली ब्रैकेट्स बनाने और खाली छोड़ देना, अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है। ठीक है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे एक बॉयज क्लास में से, चाहिए, मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताएं कि जी नंबर ऑफ गर्ल्स इन द बॉयज क्लास, दैट वुड रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट, फाइ या अनल सेट। ठीक है, यानी कि जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको आप, या जिसका आंसर जीरो आ रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी जगह आपने ये नोटेशन यूज करना। अगर कहीं ये नोटेशन लिखी है तो इसका ये मतलब हो। सही है, ये इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको सेट ए दे दिया गया है 1 2 3, और सेट बी आपको दे दिया गया है
4 5 एंड 6 और एग्जामिनर आपसे कहता है कि फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, तो कैन यू गिव मी द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी? इज देयर एनी इंटरसेक्शन इन बिटवीन? इज देयर समथिंग कॉमन इन बिटवीन? नथिंग कॉमन, तो इसका आंसर होगा 5। सही है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, एक और नोटेशन होती है कि किसी भी सेट के ऊपर एक छोटा सा डैश बना आ जाता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि इसका ओवरऑल नाम होगा, इसको हम कहेंगे दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। ए डैश भी कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि ए के अलावा सारे एलिमेंट्स आपने लिखे, ए के एलिमेंट्स अब हमने इसमें से निगलेक्ट कर देने, रिमूव कर देने, कट कर देने। सही है, हाँ, यानी कि फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, अगर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 और हमें ए गिवन है 2 3 एंड 5 और एग्जामिनर कहता है कि लिस्ट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए कॉम्प्लीमेंट। सही है, तो आपका होगा क्या ए कॉम्प्लीमेंट, कि आप इस यूनिवर्सल सेट में से 2 3 और 5 रिमूव करके बाकी सारे नंबर्स लिख देंगे, यानी कि आप 1 लिख देंगे, आप 4 लिख देंगे, आप 6 7 8 लिख देंगे, 9 और 10 लिख देंगे। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है? तो किसी भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आपने इस सेट को इग्नोर मार देना। सही है, अगर इसी तरह आपका होता एक और बी होता, एक और एलिमेंट, और बी में होता है नंबर्स आपके 6 7 8, सही है, और 5 भी डाल देते हैं, सीक्वेंस मैंने नहीं लिखा। तो इसकी अगर हम एक वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। वेन डायग्राम के लिए हमेशा आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट, यानी कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फिर आपने 1 to 10 सारे नंबर्स डालने हैं, कोई नंबर छोड़ना नहीं है। अब हमारे पास दो सेट हैं, ए है और बी है, तो स्टेप 1 इज टू फाइंड कि इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट है, तो इन दोनों के दरमियान कॉमन है, यानी कि जब कॉमन होगा तो आपके दो सर्कल्स किस तरह के बनेंगे, आपके दो सर्कल्स ऐसे बनेंगे जिसमें कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉमन है वो आपने बीच में लिख देना है, जो सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है 2 और 3 वो यहाँ लिख देना है, जो सिर्फ और सिर्फ बी में आ रहा है जो 6 7 एंड 8 वो यहाँ लिख देना है, और जो नंबर्स रह गए हैं फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट वो आपने इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिख देना है। वो कौन कौन सा रह गया आपका? 1 रह गया, 4 रह गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सही है, so ये सारे नंबर्स आपके आ गए आउट ऑफ द सर्कल्स। दिस इज अ कंप्लीट वेन डायग्राम। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि अगर मैं इस ए के जो सर्कल है इसको मैं अगर समझो गायब कर दूं, ठीक है, तो इसके अलावा कौन से नंबर्स बच रहे हैं? 6 7 8 1 4 9 एंड 10। 1 4 6 7 8 9 10, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ शेडिंग करें आप ए कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन की, तो आपने ए के अलावा आपने जो है ना वो बाकी सारा शेड कर लेना। सही है, यानी कि कैसे शेड करेंगे? we'll ignore the circle of A and shade all the other parts. So yes, so this diagram, this shading is representing A complement. सही है, अच्छा, और हमारा की नोटेशन रह गई हो, अ, मेरे ख्याल से सारी नोटेशन हमारी कवर होगी। ठीक है, अब हम एक दो जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं, उसके बाद जो है ना हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए, तो मूव ऑन टू द टाइप 2 क्वेश्चंस फर्स्ट, शेडिंग हम बाद में करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे सामने जो है ना एक क्वेश्चन है, सही है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आपको हमेशा शुरू में यूनिवर्सल सेट बता दिया जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि अगले क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं यू हैव टू सॉल्व देम फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है कि x सच दैट
ये x की वैल्यूज है और ये x की डेफिनेशन है कॉलम के बाद कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब होल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 11, ऑल द होल नंबर्स बिटवीन 3 to 11। तो ये रहेगा आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, यानी कि इन्हीं नंबर्स के साथ हम लोगों ने खेलना है। सेट एफ क्या है आपका? x such that x is a factor of 12। फैक्टर ऑफ 12 का मतलब ऑल दोज नंबर्स जिनकी टेबल में 12 आता हो। सही है, तो 1 तो है ही सबका फैक्टर, उसने आने ही आना है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। और जब आप किसी नंबर के हाफ ऑफ द नंबर पे पहुंच जाए तो उसके बाद वही नंबर आता है, बस बीच में और ढूंढने की जरूरत नहीं होती फैक्टर्स में। तो दिस इज सेट एफ। सिमिलरली योर सेट ओ इज तो आपने सर 3 से बड़े वाले लेना 3 to 11। हाँ शाबाश, तो 1 and 2 एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सीलेंट, गुड पॉइंट। और सेट ओ में x such that x is an odd number, तो all the odd numbers from the universal set 3, 5, 7, 9 and 11। तो हमारे पास दो, हम लोगों ने f और o को लिस्ट कर दिया, लिस्ट डाउन कर दिया। अब वो आगे आपसे मांग रहे हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट f यूनियन o but with a complement sign on both of them। यानी कि एफ यूनियन ओ, एफ और ओ के एलिमेंट्स कंबाइंड आपने एक सेट बनाना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके अलावा वाले सारे नंबर्स आप लोगों ने लिखने। तो सब इसका पहला मेथड ये होता है कि आप एफ यूनियन ओ लिखें सबसे पहले कि एफ यूनियन ओ क्या होगा। सही है, तो एफ के ये एलिमेंट्स है, ओ के ये एलिमेंट्स है, इनको मिला ले कंबाइंड तो बनते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 एंड अच्छा 12 भी जो है ना वो ऊपर वाले में से बाहर एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 11 तक हमारे पास आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 11 से आगे है ही नहीं यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारे पास आ गया एफ यूनियन ओ। अब सवाल क्या है, हमें चाहिए एफ यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं होल कॉम्प्लीमेंट, जिसके बाद ब्रैकेट आ जाए। यानी कि ये हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, उसमें से ये नंबर्स एक्सक्लूड कर देने। 3 एक्सक्लूड हो गया, 4 एक्सक्लूड हो गया, 5 एक्सक्लूड हो गया, 6 भी, 7 भी, 9 भी और 11 भी। बचा क्या? 8 and 10। So your answer is 8 and 10। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता और यहाँ पे एक छोटा सा n लिख दिया जाता तो इसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता और हो जाता 2, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट कितने हैं? 1, 2। तो इस अगर सवाल आता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट, तो आपका स्टेप 1 होता टू फाइंड आउट एफ यूनियन ओ। फिर स्टेप 2 होता एफ यूनियन ओ के जितने एलिमेंट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करते, उनको लिस्ट डाउन करते, 8 और 10 आ जाता। और उसके बाद स्टेप 3 में आप एन लगाते साथ और आप इनको काउंट करके ले लेते, तो काउंट हो जाता आपका। सही है। अच्छा ये नंबर लाइन बीच में आ रही है, साथ साथ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, आसान है बिल्कुल। The set A is equal to x such that, and we have a range in front of it। सही है कि x is greater than equal to 1 and x is less than 3, and this range is shown on the number line as well। x is greater than equal to 1 and less than 3। लेस देन के लिए एम्प्टी सर्कल होता है, हॉलो सर्कल, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आपका एक बोल्ड सर्कल होता है। और ये जो लाइन इनको जोड़ रही है ये हमें बता रही है कि 1 से आगे आगे, 3 से पीछे पीछे, और 1 इंक्लूडेड है। इसी नंबर लाइन की हेल्प से हमने ये जो है ना वो सेट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है। इसलिए अब हमने पार्ट 1 में सेट बी जिसकी हमें रेंज गिवन है, इसकी हमने सेट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। दिस नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज, बताओ अब, -1 से बड़ा बड़ा, 4 से कम कम, एंड 4 is included, -1 is not included। तो x is greater than -1 and less than equal to 4। समझ आ गई? आसान है, इजी है बहुत। पार्ट 2 है आपका द सेट c is equal to x such that x is less than equal to -3। लेस देन इक्वल टू -3 का मतलब है इस हॉलो सर्कल की लेफ्ट साइड पे वैल्यू है। सही है, तो वो कह रहे हैं कि आप सेट सी कॉम्प्लीमेंट बनाएं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये एरो उल्टा जाएगा। अगर सेट सी आपका लेस देन इक्वल टू, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्स इज
greater than equal to -3। सही है। इसकी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। हमारा आंसर फॉर दिस वुड बी दिस, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा यूनिवर्सल सेट, लेट्स सपोज इन दिस केस है इनफाइनाइट, ऑल द वैल्यूज, या लेट्स सपोज इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये जो सेट सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द वैल्यूज -3 ऑनवर्ड्स, -3, -2, -1, -3, -4, सॉरी लेस देन इक्वल टू है ना, तो -3, -4, -5, द ग्रेटर द नेगेटिव नंबर द स्मॉलर इट इज। तो -3 के उस तरफ वाली साइड सारी सेट सी है। तो सेट सी का कॉम्प्लीमेंट जो है फिर क्या होगा, -3 की इस तरफ वाली साइड, -3, -2, -1, 0 एंड देन ऑल द पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए हमारी कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज है वो उल्टी हो जाएगी, इस तरफ वाले एरो बन जाए। समझ आ गई। पार्ट बी कह रहा है कि लिस्ट द मेंबर्स ऑफ जी, और जेड जो है वो उसने जो है ना वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेट जेड जो है, सेट जी जो है वो आपका बनेगा, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ लिखे जाएंगे, और जो हमने एक्स लेना है दैट बिलोंग्स टू द सेट एक्स, और आपने जो वाई लेना है दैट बिलोंग्स टू द सेट वाई। और एक्स और वाई सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब होता है शुड नॉट बी इक्वल टू, एक्स एंड वाई मस्ट नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक पहला कोऑर्डिनेट लिखने लगे, हमने एक्स सेलेक्ट करना है फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यूज या 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी, और वाई की वैल्यूज या 3 या 5, और दोनों सेम नहीं रख सकते। अब हम लेट सपोज एक्स की जगह लिखने लगे 1, तो y के पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम y के साथ यहाँ पे y की जगह 3 भी लिख सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन आएगा कि अगर हम x की जगह 1 ले रहे हैं तो हम y की जगह 5 भी ले सकते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं विद 3, अगर हम x की जगह 3 लिखते हैं तो y की जगह हम क्या ले सकते हैं, 5 ओनली, 3 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। और अब हम x का आखिरी ऑप्शन विच इज 5 वो लिखते हैं, तो हम y की जगह वी कैन टेक 3 ओनली। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए, 1, 2, 3, 4। अगर सवाल आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी बताएं, तो वो आपके 4 हैं। ये सारे काउंट नहीं करने, ये कोऑर्डिनेट एज अ होल एक एलिमेंट है। ये आपको ये चीज बता रही है कि कॉलम के लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा होता है दैट इज कंसिडर्ड वन एलिमेंट। तो आपका एक एलिमेंट एक कोऑर्डिनेट है x1। तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके सामने यूनिवर्सल सेट है, इसकी वैल्यूज लिस्ट डाउन करें, p की वैल्यूज लिस्ट डाउन करें फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, q की वैल्यूज लिस्ट डाउन करें फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट p यूनियन q, देन लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। इसको करने की मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपने पहले p कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखनी है एज अ सेट, फिर आपने q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखनी है एज अ सेट, ठीक है। यानी कि जो आपका p होगा, p की जो वैल्यूज होंगी उसको आप यूनिवर्सल में से कैंसिल कर देंगे तो आपको p डैश मिल जाएगा। q की जो वैल्यूज होंगी उसको आप यूनिवर्सल में से कैंसिल कर देंगे तो आपको q डैश मिल जाएगा, सही है। फिर आपने देखना है कि इन दोनों में व्हाट इज कॉमन, दिस इज द साइन फॉर रोटेशन फॉर कॉमन इंटरसेक्शन। तो आपको फिर इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट होगा वो आप यहाँ आगे लिख देंगे, p डैश कॉमन q डैश इन अ सिंगल सेट, ठीक है। और तीसरा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, p union q whole complement, and part 4 p complement intersection q। ये चारों पार्ट्स अब आप लोग की असाइनमेंट है, अभी आप लोग के पास 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट्स।
अच्छा जी, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी यूनियन क्यू। सही है। तो पी का जो आपका सेट है दैट इज एक्स ग्रेटर देन 5, यानी कि 6, 7, 8। क्यू सेट जो है वो आपका है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 1, 2 एंड 3। हाँ, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। अब आपने फाइंड आउट करना है पी यूनियन क्यू, यानी कि पी और क्यू के एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 7, 8। और इनके एलिमेंट्स अब आपने काउंट करने हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी यूनियन क्यू, जो स्मॉल एम साथ लगा हुआ है। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं काउंट करके आपने बता देना है 6। तो आंसर फॉर बी 1 इज 6। पार्ट 2 कह रहे हैं कि जी आपने पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश फाइंड आउट करना है। तो पहले आप पी डैश फाइंड आउट करें। सही है। तो व्हाट इज पी? 6, 7, 8। तो पी डैश क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। और क्यू डैश क्या होगा आपका? 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, यानी कि अगर Q1, 2, 3 है तो उनके अलावा जितने भी नंबर है क्यू डैश। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट पी डैश कॉमन क्यू डैश। व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज सेट्स? 4 इज कॉमन एंड 5 इज कॉमन। दैट्स इट। 4, 5 आंसर आ गया। आगे है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो P यूनियन Q हमने ये इधर फाइंड आउट किया था। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इनके अलावा 1, 2, 3, 6, 7, 8 के अलावा। तो 4 और 5 बचता है इसमें भी, है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 4, 5। अब इससे जो है ना एक शॉर्टकट हमें यहाँ पे पता चल रहा है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। वो ये अगर आप समझ लें, वो ये होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है अपना P यूनियन Q whole complement, what happens is this complement is applied onto each and every element inside the bracket. अगर आप ब्रैकेट खोलें तो ये कॉम्प्लीमेंट इन तीनों एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि P क्या बन जाएगा? P डैश। U क्या बन जाएगा? उल्टा U। और Q क्या बन जाएगा? Q डैश। तो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम लोगों ने इसका जब आंसर निकाला P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आया था? 4, 5। सही है। और जब हमने इसका आंसर निकाला P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट का, इसका भी क्या आंसर आया था? 4, 5। तो ये इक्वेशन याद करने का ये फायदा होता है कि कभी कभार आप फंस रहे होते हैं तो हम इस तरह सॉल्व, यानी कि अगर आपको ये गिवन है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको P यूनियन Q लिख के पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। और आखिरी पार्ट है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। ठीक है। यानी कि द कॉमन पार्ट बिटवीन द सेट Q एंड द सेट P डैश। तो लेट्स लुक एट द सेट P डैश एंड द सेट Q। तो P डैश है आपका 1, 2, 3, 4, 5। और आपका सेट Q है 1, 2, 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 3। तो आपका आंसर फॉर लास्ट पार्ट इज 1, 2, 3। क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 करें अब आप लोगों का टर्न। जल्दी से शाबाश। एक सेकंड, यहाँ से हटा दूं।